नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वीएकेंड्स पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 4 है, ये 4th का पार्ट 1। बाकी चैप्टर्स हमने पहले अपलोड कर दिया है, तो वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। दिव्यांगों के लिए साहित्य, शिक्षा एवं खेलकूद, यानी कि जो दिव्यांगित व्यक्ति होते हैं किस तरीके से आखिरकार उनसे रिलेटेड कैसा खेलकूद होता है, और वो किस तरीके से आखिरकार जो क्रियाएं होती हैं किस तरीके से करते हैं, और कौन सी क्रियाएं जो होती हैं उनके लिए अक्षमता से दृष्टि से होता है, वो कर नहीं पाते हैं, उनके लिए ये चैप्टर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में है। ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स एक हिसाब से समझ लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा चैप्टर को काफ़ी ज़्यादा समझने में। ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स से ही हेडिंग उठा करके जो हेडिंग्स होते हैं ये मेन इन्हीं का ही कंटेंट होता है और इन्हीं से ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक्स वाइज अगर हम चैप्टर्स को करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है अक्षमता की अवधारणा, यानी कि जो अक्षमता है इसकी क्या अवधारणा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा हमारा है अक्षमता के क्या क्या प्रकार होते हैं, आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं, और अक्षमता की जो प्रकृति होती है और इसके क्या कारण होते हैं, और संज्ञानात्मक तथा अक्षमता और बौद्धिक अक्षमता तथा शारीरिक अक्षमता क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड हमारा विकार की अवधारणा, यानी कि जो विकार है इसे किसे कहते हैं, इसकी अवधारणा क्या होती है, तथा जो विकार होते हैं ना इसके कितने प्रकार के होते हैं, विकार के कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से आखिरकार कुछ जो कारण होते हैं, जैसे कि HD, ADHD, SPD, ASD, ODD तथा OCD, ये क्या है, किस प्रकार के आखिर जो विकार होते हैं ये कैसे होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, और चौथा हमारा है क्षमता दृष्टिचार, यानी कि क्षमता दृष्टिचार क्या होता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है। और पांचवा है विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाएं और लाभ क्या क्या होते हैं इनके लिए। ठीक है, और छठा टॉपिक हमारा आखिरी है विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने की जो रणनीति होती है वो किस तरीके से होती है, आखिरकार जो बच्चा होता है उसकी उन बच्चों के लिए कैसी कैसी रणनीतियाँ बनाई जाती हैं, कैसे कैसे आखिरकार उनके लिए छूट होते हैं क्या क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट पार्ट में हम जितना कवर होगा उतना कवर करेंगे, बाकी सेकंड पार्ट में हमारा ये जो वीडियो होगा चैप्टर का पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा है अक्षमता। ये अक्षमता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं कि अक्षमता होता क्या है। अक्षमता वो होता है जो एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसको दिखाई नहीं देता, या फिर उसका हाथ जो है टूटा हुआ, या फिर दिव्यांग व्यक्ति है, विकलांग व्यक्ति है, जो काम किसी भी तरीके का काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसे ही अक्षमता कहा जाता है कि आसान क्रियाओं को भी ना कर पाए, यानी कि जो काम होता है उस व्यक्ति से रिलेटेड, जैसे कि एक व्यक्ति होता है नॉर्मल, वो तो काम कर लेता है जैसा काम मिलता है उसको, लेकिन जो अलग सा व्यक्ति होता है जैसे दिव्यांग व्यक्ति होता है, कोई उसके शारीरिक रूप से किसी न किसी तरीके से उसे परेशानी है, ठीक है, उसे दिक्कत है, वो कर नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं एक हिसाब से वो दिव्यांग व्यक्ति होता है, वो किसी भी क्रिया को आसान तरीके से नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसे ही अक्षमता कहा जाता है। इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं क्या होता है। वह हानि, यानी कि वह हानि जिसके कारण व्यक्ति अपनी दैनिक क्रियाओं को प्रभावशाली ढंग से करने में असमर्थ होता है, यानी कि जो काम उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होता है लेकिन वो दिव्यांग होने के कारण वह व्यक्ति काम को नहीं कर पाता है, उसे ही अक्षमता कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला हमारा है अक्षमता के प्रकार, यानी कि 2A। एक ए हमारा ये भाग है कि आखिरकार जो अक्षमता है ना इसके किन प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा है शारीरिक अक्षमता, यानी कि जो व्यक्ति होते हैं ना वो कहीं ना कहीं एक हिसाब से जो शारीरिक रूप से अक्षमता होते हैं, उनके अंदर जो शारीरिक रूप से, दृष्टि रूप से, जैसे लूले होते हैं, लंगड़े मान लीजिए एक हिसाब से होते हैं, दिव्यांग होते हैं, विकलांग होते हैं, तो उनका किस तरीके से आखिरकार जो अक्षमता होती है उनकी किस तरीके से दृष्टिचार होती है। ठीक है, जैसे कि दैनिक प्रक्रिया होती है, जो दैनिक प्रक्रिया, यानी कि जो जीवन में जो दिन में रोज क्रियाएं कर रहा है उसे असमर्थ होता है, यानी कि जो व्यक्ति होता है उस काम को करने में काफ़ी ज़्यादा उसको परेशानियाँ आती हैं, और वो अंधापन, जैसे कि अंधापन जो व्यक्ति होते हैं उनको भी सुनने में और काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है, और इसे ही मुख्य रूप से शारीरिक अक्षमता कहा जाता है। जो दैनिक क्रियाओं, दैनिक जीवन में वह व्यक्ति जो होता है काम असमर्थ रूप से नहीं कर पाता। ठीक है, और दूसरा हमारा है संज्ञानात्मक अक्षमता, यानी कि अक्षमता क्या होता है, संज्ञानात्मक अक्षमता क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित एक बीमारी होती है,
यहाँ मस्तिष्क से जुड़ी एक बीमारी होती है जिसमें मनुष्य सीखना, याद रखना, छोटी छोटी समस्याओं को सुलझा नहीं पाता। यानी कि जो एक व्यक्ति होता है ना, कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि बाहर जाते हुए या कुछ भी, जैसे कि मतलब चलते चलते बात करना अपने आप से, या फिर कुछ और मतलब बड़बड़ाते रहना, मतलब ऐसी कई प्रकार की क्रियाएँ करना जो हमसे बाहर है, मतलब कि हमारे मतलब की नहीं है, उसे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक अक्षमता कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला है बौद्धिक अक्षमता। यानी कि जो बौद्धिक यानी कि बुद्धि से रिलेटेड किस तरीके से आखिरकार जो व्यक्ति होता है उसकी क्षमता कैसी होती है उसके बारे में, ठीक है। जो मान लीजिए मानसिक रूप से कोई व्यक्ति जो होता है बीमार होता है, उसके अंदर मान लीजिए किसी तरीके के जो केमिकल होते हैं वो रिजर्व होने के कारण होता है, ठीक है। जैसे कि इसके डेफिनेशन एक बार जान लेते हैं क्या है। यह मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित एक विकलांगत बीमारी होती है जिसमें इसमें जो मनुष्य होता है, व्यक्ति होता है ना, अपने दैनिक कार्यों को नहीं कर पाता है तथा गिनती करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है उसे, और ज़्यादा से ज़्यादा वो बार बार हर एक काम को ना करता ही रहता है, ठीक है। और पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा उसको परेशानी आती है तथा शब्दों के अर्थ को पहचानने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। यानी कि जो शब्द होते हैं ना, पढ़ा लिखा ही मान लीजिए व्यक्ति है, लेकिन उसे मुख्य रूप से बौद्धिक अक्षमता, यानी कि इसे मानसिक रूप से कुछ ना कोई बीमारी है, तो उस काम को करने में उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है, ठीक है। और चीज़ों को भी बार बार गिनता ही रहता है। आगे देखते हैं, हमारा 2B का पार्ट है ये अक्षमता की प्रकृति। यानी कि जो अक्षमता है उसकी प्रकृति किस तरीके से है, यह है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो प्रकृति का पहला पार्ट हमारा पॉइंट है, अक्षमता जन्मजात अथवा अर्जित भी हो सकती है। यानी कि जो प्रकृति है ना, एक हिसाब से मान लीजिए जैसे कि वंशानुगत कोई ना कोई बीमारी होती रहती है ना, जैसे कि मान लीजिए कि जो कैंसर की बीमारी होती है ना, किसी न किसी तरीके की मान लीजिए जो कैंसर की बीमारी होती है वो वंशानुगत रूप से मान लीजिए कि किसी के पापा को हुई, ए उसके पापा को हुई, बी उसके बेटे को हुई, सी उसके भी बेटे को हुई, तो इस तरीके से आखिरकार जो हमारा कैंसर की बीमारी है वो वैसे बढ़ती जाती है, प्राकृतिक रूप से चलती रहती है वंशानुगत रूप से। तो एक हिसाब से जो प्रकृति है ना, मान लीजिए प्रकृति जो है एक हिसाब से वंशानुगत है। जैसे कि अक्षमता जन्मजात, यानी कि जन्मजात से पहले उसको कोई ना कोई परेशानी हो ही होगी, ठीक है। और अक्षमता अस्थायी भी हो सकती है, यानी कि जो अस्थायी जो वंशानुगत रूप से चलती रहती है और उसके परिवार में ये सिलसिला जो है वो चलता ही रहता है, उसके बारे में है, ठीक है। और तीसरा हमारा है अक्षमता शारीरिक, संज्ञानात्मक तथा बौद्धिक भी हो सकती है। मतलब शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा उसकी शारीरिक रूप से भी हो सकती है, बौद्धिक मतलब मानसिक रूप से भी हो सकती हैं, और इन सब का मिश्रण भी हो सकता है। यानी कि इन सब का कहीं ना कहीं हिसाब से मिश्रण भी हो सकता है। इसे ही प्राकृतिक अक्षमता की प्रकृति कहा जाता है। और 2 का C हमारा है अक्षमताओं के कारण। यानी कि किस कारण से हो सकता है, यानी कि जो अक्षमता है ना किन किन कारणों की वजह से हो सकता है। जो यानी कि जो बच्चा जन्मजात होता है, पैदा जब होता है, तो किन किन कारणों से आखिरकार जो बच्चों के अंदर दिक्कत आ सकती है, कैसे कैसे, उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। जैसे कि वंशानुगत, पहले मैंने बता दिया कि वंशानुगत जो होता है दर पीढ़ी दर ये समस्या जो होती रहती है वंशानुगत रूप से, ठीक है। और दूसरा हमारा है गलत टीकाकरण, यानी कि जो बचपन में टीकाकरण लगाए जाते हैं वो गलत तरीके से, जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो गलत तरीके से, उनका इस्तेमाल जो है मतलब सही टाइम पे उनको ना खिलाया गया, उस कारण से भी हो सकता है। और दूध के कारण भी हो सकता है, और बीमारी के कारण, यानी कि जो माँ बाप है ना उनके अंदर किसी न किसी तरीके की पहले से जो बीमारियाँ होती हैं ना, मान लीजिए किसी भी तरीके की पहले की बीमारी हो उनके अंदर, तो वो इफेक्ट कुछ ना कुछ बच्चे के अंदर दिखाई देता है जन्म देने के बाद, ठीक है, बच्चे का। जहर, यानी कि जहर, कुछ तरीके का जहरीला सामान खाने की वजह से, और नाभिकीय दुर्घटना के कारण भी हो सकता है। यानी कि मान लीजिए कि किसी भी देश ने जो है कि परमाणु बम गिराया, तो उसकी वजह से जो नाभिकीय दुर्घटना है ना, उसके कारण भी कई ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि 1945 में हमारा जो 1939 से 1945 में जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसके अंतर्गत हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराया गया था, जो वहाँ की जो मतलब जन्म बच्चे पैदा लेते थे, तो वो किसी न किसी तरीके से उनके अंदर कुछ ना अक्षमता दृष्टिचार होता ही होता था, ठीक है। तो उसके कारण भी उसका ही यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है, नाभिकीय दुर्घटना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे पैदा होते थे तो उनके अंतर्गत जो है तो कैंसर की बीमारी, स्किन की बीमारी, या फिर बालों का झड़ना, कोई ना कोई उनके अंतर्गत बीमारियां होती ही रहती थी, ठीक है। तो उनके बारे में बताया गया था। और अगला हमारा है नशीले पदार्थों का तथा हानिकारक तत्वों का इस्तेमाल करके भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी बच्चों के अंदर आती है। जैसे कि माँ बाप
के नशा, किसी प्रकार की नशा करते हो तो उनके अंतर्गत भी काफ़ी ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ता है उनका बच्चों पे भी दिखाई देता है। ठीक है। और शिक्षा की कमी, यानी कि जो शिक्षा होती है ना कहीं शिक्षा की कमी के कारण भी क्षमता की दृष्टिचार बच्चों की होती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा हमारा है विकार की अवधारणा। यानी कि जो विकार है ना यह है क्या, इसकी अवधारणा क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से इनके कारण क्या क्या होते हैं, इसको एक बार पूरी तरीके से समराइज करते हैं, जानते हैं है क्या। पहले तो हमें जान लेते हैं कि जो विकार की अवधारणा होती है ना वो है क्या। तो देखते हैं, कोई भी रुकावट अथवा विघटन जिसके कारण व्यक्ति अपनी सामान्य जीवन से संबंधित क्रियाओं को करने में असमर्थ हो तथा विकार ज़्यादातर तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ होता है, इसे मुख्य रूप से विकार कहते हैं, विकार ही कहलाता है। यानी कि जो विकार होता है ना, विकार की जो अवधारणा है ना एक हिसाब से मुख्य रूप से एक हिसाब समान ही है कि जो व्यक्ति होता है ना उसके अंतर्गत किसी न किसी प्रकार की जो विकलांगत रूप से बीमारी हो या फिर दिव्यांग या फिर विकलांगित रूप से जो बीमारी होती है, जो वो आसान क्रियाओं को नहीं कर पाता है। ठीक है। जो आसान क्रियाओं को जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, जैसे कि क्रिया भी कर सकता है, चल सकता है, आराम से कोई भी काम कर सकता है, वर्क कर सकता है, जो अक्षमता व्यक्ति हो, जो विकार व्यक्ति होते हैं वो क्रियाओं को करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है उनको, तो इसे मुख्य रूप से विकार कहलाता है, इसे ही विकार कहते हैं। ठीक है। इसके उदाहरण देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। इसके उदाहरण तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नहीं 5 प्रकार के इसके मुख्य रूप से उदाहरण होते हैं। पहला है ODD, OCD, ASD, ADHD तथा SPD। यानी कि जो ये विकार है ना, विकार के प्रकार हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। विकार में ये विकार के इसके प्रकार पूछ लेते हैं और विकार की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है। तो विकार की डेफिनेशन यही है, अच्छे से आप लोग पढ़ लेना कि आखिर जो विकार होती है ना क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, विकार की अवधारणा है क्या। ठीक है। एक बार और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आखिरकार कोई भी व्यक्ति अथवा विघटन जिसके कारण व्यक्ति अपनी सामान्य जीवन से संबंधित क्रियाओं को करने में असमर्थ हो और विकार ज़्यादातर तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ होता है। जो व्यक्ति होता है ना, तंत्रिका तंत्र जो मेरुरज्जु होता है ना, इसे मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र कहा जाता है और इसे ही विकार कहलाता है, जो कि इससे ही जुड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है व्यक्तियों को, तो इसे ही मुख्य रूप से विकार कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, इसकी डिफिनेशन इसकी अच्छे से पढ़ते हैं कि है क्या। ठीक है। ODD, OCD, ASD तथा ADHD और SPD। ठीक है। इसकी डिफिनेशन भी याद कर लेना आप लोग कि इसकी और इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और इसकी डिफिनेशन भी। ठीक है। ADHD, पहले हम ये पढ़ते हैं कि ADHD किसे कहते हैं। ठीक है। ADHD का क्या होता है आखिरकार, इसके बारे में जान लेते हैं। ADHD हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है एक विकार होता है। यानी कि जो मस्तिष्क होता है ना उससे जुड़ा हुआ एक विकार होता है जो किसी को भी हो सकता है। यानी कि किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को या फिर बूढ़े या फिर किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन बच्चों को यहाँ विकार होने का खतरा जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका जो मस्तिष्क होता है, जो मानसिक रूप से उस समय होता है, काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं और उनको किसी प्रकार की जो बीमारी होती है बहुत ही जल्दी लग जाती है, क्योंकि उनका जो मस्तिष्क होता है जो तंत्रिका तंत्र होती है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है छोटे बच्चे होने के कारण, तो उसके कारण भी हो सकती है। ठीक है। जैसे कि लक्षण, यानी कि यहाँ लक्ष्मण विद्या लक्षण, इसके लक्षण के जैसे कि कौन कौन से होते हैं। जैसे कि पहला हमारा पॉइंट है ADHD के कारण बच्चों की याददाश्त काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। यानी कि जो इस ADHD के बीमारी के कारण जो बच्चे होते हैं ना उनकी मानसिक में काफ़ी ज़्यादा बीमारी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं व्यक्ति मानसिक रूप से, और बच्चों को हर बात भूलने लगता है। यानी कि जो बच्चा होता है ना हर बात को भूलने लगता है बार बार और उसको याद नहीं रहा जाता। ठीक है। और दूसरा हमारा है ADHD के कारण बच्चे छोटी छोटी बातों पर काफ़ी ज़्यादा बेचैन होने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है हमारे साथ, घबराने लगते हैं। ठीक है। और तीसरा हमारा पॉइंट है ADHD के कारण बच्चे बहुत ही ज़्यादा बोलने लग जाते हैं और बातें करने लगते हैं और बातें करते ही रहते हैं। और चौथा हमारा है ADHD के कारण युवा चिंता में रहने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा चिंता और बेचैनी होने लगती है उनको और काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती रहती है। इसके ये मुख्य रूप से लक्षण हैं। और पांचवा हमारा है
ADHD के कारण युवा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते रहते हैं और अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाते। कईयों को आपने देखा होगा कि आखिरकार जो पार्क में मान लो कि लड़ाई करते हो या कुछ भी मतलब ऐसे ही फ़ोन पे बात करते हुए कि कुछ भी बोल दिया बिना सोचे समझे या फिर लड़ाई करने पहुंच गए। तो कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, कई ऐसे बच्चों को भी आपने देखा होगा अपने माहौल में, अपने समाज में, कि किस तरीके से आखिरकार जो व्यक्ति है रह रहा है, किस तरीके से उसके अंदर जो है चिड़चिड़ापन है, कैसे समाज में उसका व्यवहार है, किस तरीके से आखिरकार जो वो रहता है, कैसा मतलब खाना पीने का तरीका कैसा है, चलने का तरीका कैसा है, बोलने का ढंग क्या है, मतलब हर एक तरीके को देखा जाता है। तो इसे मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आते हैं, ADHD के अंतर्गत ही आते हैं व्यक्ति, ठीक है। और छठा हमारा है ADHD के कारण अनुवांशिक मस्तिष्क की चोट के कारण परिवार का माहौल, यानी कि जो परिवार होता है उसका जो एक हिसाब से जो माहौल बना हुआ होना चाहिए ना, वो मुख्य रूप से होता नहीं है। और अनुवांशिक यानी कि जो पहले या मैंने आपको बता दिया कि अनुवांशिक रूप से जो वंशानुगत अनुवांशिक रूप से जो बीमारी होती है उसके कारण भी हो सकता है। और मस्तिष्क की चोट यानी कि जो बचपन में किसी न किसी तरीके की, मान लीजिए कि उस व्यक्ति को चोट लगी हो तो बाद में जाकर के वो चोट जो है उभरता है, बाद में जाकर के वो चोट जो है काफ़ी ज़्यादा उभरता है, पैदा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है आगे आने वाली ज़िंदगी में, ठीक है। तो पहला दूसरा पॉइंट हमारा है SPD। इसके फुल फॉर्म्स भी आप लोग याद कर लेना कि आखिरकार जो SPD का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं क्या होता है। SPD हमारे तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ एक विकार होता है। इस विकार में हमारा तंत्रिका तंत्र किसी भी प्रकार की सूचना को प्राप्त नहीं कर पाता, यानी कि जो इस बीमारी के कारण, SPD की बीमारी के कारण तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ एक बीमारी होता है, जो कि मान लीजिए किसी प्रकार की सूचना हमारे किसी ने बोला हमें और हम सुन नहीं पाए बिल्कुल, ठीक है। तो एक तरीके की बीमारी होती है, यहाँ विकार बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, लक्षण जान लेते हैं। पहला पॉइंट है SPD से ग्रसित व्यक्तियों को नॉर्मल आवाज़ भी बहुत ज़्यादा भयानक लगने लगती है, यानी कि जो एक तरीके से ना जो एक हिसाब से जो काफ़ी ज़्यादा तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ एक बीमारी होती है ये, तो ये काफ़ी ज़्यादा बीमारी होती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बीमारी होती है। कैसे, जैसे कि मान लीजिए ना हॉरर फिल्म होती है, ठीक है, भूताई फिल्म होती है, तो उसको आप लोग देखते हैं मान लीजिए अकेले में बैठ के, तो अचानक से कोई भी चीज़ आवाज़ आती है किसी भी तरीके से, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोग डर जाते हैं, एक बार परेशानी आ जाती है कि हो क्या गया ये, ठीक है। तो वैसे ही मान लीजिए कि आखिरकार जो SPD होता है ना, ग्रसित व्यक्ति होता है, उसे नॉर्मल आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा भयानक लगने लगती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब अलग से ही सुनाई देने लगता है उस व्यक्ति को, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारा है SPD से ग्रसित व्यक्तियों को अगर कोई अचानक से छू देता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है, ठीक है, उस व्यक्ति को। और तीसरा हमारा है SPD से ग्रसित व्यक्ति किसी भी प्रकार के सुगंध या फिर आवाज़ के प्रति संवेदनशील होते हैं। आगे देखते हैं SPD के कारण, यानी कि जो SPD है ना, इसके क्या कारण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अनुवांशिक बच्चों का सही से पालन पोषण ना होने के कारण भी हो सकता है, ठीक है, कि आखिरकार जो उनको सही से डाइट्स नहीं दिए गए, खाने पीने की जो वस्तुएं वो नहीं दी गई, पोषण आहार सही से नहीं दिया गया। और दूसरा है परिवार की स्थिति के कारण है, यानी कि जो गर्भवात के समय जो होता है दारू शराब, यानी कि जो व्यक्ति होता है दारू शराब पीने के कारण भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है उसके कारण भी हो सकता है। और बच्चों के मानसिक पर काफ़ी ज़्यादा इसका बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से उसका एकदम मस्तिष्क होता है जो काफ़ी ज़्यादा उसके अंतर्गत परेशानी आती है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हमारा है ASD, यानी कि थर्ड हमारा ये ASD, यानी कि ASD क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। सॉरी ये थर्ड है, सेकंड नहीं थर्ड है ये, ठीक है, इसको आप लोग थर्ड बना लेना, ठीक है, थर्ड है ये ASD। ASD एक ऐसा विकार होता है जिसके कारण, यानी कि जिसके कारण जो व्यक्ति होता है ना समाज में किसी भी प्रकार से घुल मिल नहीं पाता, यानी कि जो व्यक्ति होता है ना, ASD एक ऐसी बीमारी होती है जिसके कारण जो व्यक्ति होता है ना घुल मिल नहीं पाता। कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति है ना सबसे अलग दिखाई देता है, वो किसी न किसी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो करता रहता है, या फिर वो सबसे अलग दिखाई देता है, जिससे या फिर आप लोगों से मान लीजिए बात भी करता हो तो अजीब सा लगता हो उससे बात करने में, या फिर काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती हो उससे बात करने में, काफ़ी ज़्यादा उल्टी बातें करता हो, जो मतलब उल्टी फुल्टी बातें जो करता हो, उस व्यक्ति से काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है आप लोग को, और उस व्यक्ति से आप लोग खुद बात नहीं करना चाहते कि हम इससे बात नहीं करना चाहते। ये सबसे अलग है, ठीक है, डिफरेंट है सबसे।
तो किसी प्रकार से वो घुल मिल नहीं पाता है और उससे लोगों के साथ उठने बैठने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती हैं, होने लगती हैं। और इसके लक्षण जो होते हैं, जैसे कि ग्रसित व्यक्ति होता है सभी से बात नहीं कर पाता है और इससे बात करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। और ASD से ग्रसित व्यक्ति को किसी भी चीज़ को पाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। यानी कि जो व्यक्ति होता है ना, जिस व्यक्ति को जिस चीज़ को पाना चाहता है वो चीज़ को वो सही से पा नहीं पाता, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है। तथा वह पढ़ लिख नहीं पाता सही से, उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। और ASD से ग्रसित व्यक्ति को पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। यानी कि जो अक्षर होते हैं जो किस तरीके से अगर पढ़ा जाता है उसको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। जैसे अटक के पढ़ता हो या फिर रुक के पढ़ता हो, हकला कर पढ़ता हो। तो कई प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ASD के क्या कारण होते हैं इसके बारे में जान लेते एक बार। पहला है अनुवांशिक के कारण, यानी कि जन्म के समय कम वजन के कारण भी हो सकता है ये चीज़, ठीक है। जो व्यक्ति होते हैं वो मतलब जो बच्चा होता है कभी कभार ना काफ़ी ज़्यादा वजन कम होने के कारण भी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं हेल्दी बच्चे जो होते हैं पैदा होते हैं उनकी जो डिफरेंट होती है उनके बीच में, और जो बच्चा पतला पैदा होता है तो उसके बीच में जो नवजात बच्चे होते हैं तो कहीं ना कहीं इनके अंतर्गत जो होती है काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है, ठीक है। और दूसरा हमारा है बूढ़े माँ बाप तथा बच्चे के जो माँ बाप होते हैं बूढ़े होने के कारण, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो बूढ़े हो जाते हैं वो, तो मान लीजिए वो जन्मजात बच्चे को जन्म देते हैं तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे के अंतर्गत जो होती है अनुवांशिक रूप से किसी न किसी तरीके से जो बीमारी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होने लगती है, उनको आने लगती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। चौथा हमारा है ODD, यानी कि ODD क्या है इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार जो ODD क्या है, ठीक है। तो यहाँ एक प्रकार का जो ODD है इस प्रकार का विकार होता है, जैसे कि मान लीजिए कि विकार से पीड़ित, यानी कि इस विकार से पीड़ित व्यक्ति आक्रामक, विद्रोही तथा दूसरों की बातें ना मानने वाले तथा जिद्दी प्रवृत्ति का होता है। यानी कि कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि ODD के अंतर्गत कई व्यक्ति आते हैं। जैसे कि कई व्यक्ति को आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा जिद्दी होते हैं। नहीं हमें करना है तो करना है, नहीं इस चीज़ को पाना है तो पाना है, नहीं मुझे वही चीज़ चाहिए तो वही चीज़ चाहिए। तो इस तरह के कई व्यक्ति होते हैं जो कि जिद्दी होते हैं एक तरीके से, कई तरीके के जो आक्रामक होते हैं। कई व्यक्ति को आपने हेलो बोल दिया तो हेलो बोल दिया तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी कि मुझे हेलो तूने कैसे बोला, ठीक है। तो एक हिसाब से जो ODD व्यक्ति होते हैं ना ये मुख्य रूप से कहा जाता है। इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं जान लेते हैं। तो पहला है ODD से ग्रसित व्यक्ति हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है। यानी कि जो व्यक्ति होता है हमेशा किसी न किसी तरीके से लड़ने के लिए तैयार होता है और हमेशा गुस्से में ही रहता है, ठीक है। और ODD से ग्रसित व्यक्ति हमेशा सभी से बहस करता रहता है। किस तरीके से आखिरकार जो व्यक्ति होता है ना कैसे उसका बात करने का जो व्यवहार होता है किस तरीके से अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। यानी कि जो व्यक्ति होता है ना कुछ भी बोल देता है उसके लिए, ठीक है। और तीसरा हमारा है ODD से ग्रसित व्यक्ति कभी भी दोस्ती तोड़ देता है। यानी कि जो व्यक्ति होता है ना कईयों को आपने देखा होगा कि दोस्ती तोड़ते हो या फिर वो अलग ही रह रहा हो, डिफरेंट ही है, बिल्कुल अलग रह रहा हो और किसी अलग तरीके से बात कर रहा हो, ठीक है। अलग रहने से भी काफ़ी ज़्यादा उसको शायद शांति मिल रही हो या कुछ और, ठीक है, उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। और ODD से ग्रसित व्यक्ति किसी से बात नहीं करता। यानी कि जो व्यक्ति होता है सबसे अलग रहता है, सबसे डिफरेंट रहता है, किसी भी से बात करने में काफ़ी ज़्यादा उसको परेशानी आती है, ठीक है। और दूसरों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है, इसलिए वो बात ही नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। और पांचवा हमारा है ODD से ग्रसित व्यक्ति में आत्मसम्मान और सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी कि वो अपनी खुद तो इज्जत करता नहीं और दूसरों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है, उसको भी ऑटो करेक्ट मतलब अलग ही बात करता हो, उससे अलग तरीके से व्यवहार करता हो, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं ODD के कारण क्या क्या होते हैं। यानी कि जो ODD है ना इसके क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि जैविक कारण। यानी कि जो जैविक कारण है इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है। जैविक कारण का हमारा फर्स्ट पॉइंट है यदि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क पर कोई चोट लगी हो या फिर मस्तिष्क की रसायन को केमिकल के संतुलन बिगड़ जाए। यानी कि जो मस्तिष्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स भी होते हैं, रिसाव हो जाए किसी चीज़ का रिसाव हो तो उस व्यक्ति को ODD हो सकता है। और अगर दूसरा पॉइंट हमारा है अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में खुशी ना हो
और उसके परिवार में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। जैसे कई परिवारों में अभी आपने देखा होगा कि लड़ाई झगड़े मारपीट, जैसे पापा की ज़्यादा ड्रिंक करने के कारण या कुछ भी किसी भी प्रकार का जो माहौल होता है, छोटे छोटे बातों पर लड़ाई करना, चिड़चिड़ापन आना, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। इसके कारण भी हो सकता है। और परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण भी हो सकता है। और वह व्यक्ति चिंता में रहने लगता है और काफ़ी ज़्यादा उसको परेशानी होती है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को ODD हो सकता है, यानी कि ये परेशानियाँ जो होती हैं नॉर्मल रूप से वो हो सकती हैं। आगे देखते हैं, हमारा 5वां पॉइंट है OCD। OCD क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है उसको जान लेते हैं कि आखिरकार जो इसके लक्षण होते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, OCD एक प्रकार का विकार होता है जिसमें मनुष्य चिंता में रहने लगता है और चीज़ों को दोहराता रहता है। यानी कि जो OCD होता है ना, एक हिसाब से कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि कई प्रकार की जो चीज़ें होती हैं बार बार दोहराता है, बार बार मुँह धोता रहता है, बार बार हाथ धोता रहता है, बार बार मतलब सिर पे हाथ मारना, गले पे हाथ मारना। यहाँ कई प्रकार के जो OCD व्यक्ति होते हैं ना कहीं एक प्रकार का उनका जो इफेक्ट पड़ता है ना, इस तरीके से प्रभाव उनका दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं एक बार जान लेते हैं। तो पहला हमारा है OCD से ग्रसित व्यक्ति चीज़ों को बार बार दोहराते रहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति होते हैं ना, चीज़ों को बार बार इधर से उधर दोहराते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कई व्यक्तियों को अभी आपने देखा होगा, ठीक है, बार बार किसी भी चीज़ को आपने देखा, किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि जो एक व्यक्ति है ना उसको टेढ़ी चीज़ पसंद है, तो वो वस्तुओं को ना टेढ़ी करते रहता है। ठीक है, जो सीधी वस्तुएं पसंद है उनको सीधी करते रहता है। यानी कि कई प्रकार के डिफरेंट व्यक्ति होते हैं जो ये जो काम होते हैं उनको बार बार दोहराते रहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा है OCD से ग्रसित व्यक्ति शब्दों और वाक्यों को बार बार दोहराते रहते हैं और उसकी रिवीजन भी काफ़ी ज़्यादा करते रहते हैं, बार बार बोलते रहते हैं। तो ये भी एक हिसाब से OCD के अंतर्गत, एक हिसाब से बीमारी है, उसके अंतर्गत ये आती है। ठीक है, और तीसरा हमारा है OCD से ग्रसित व्यक्ति पैसों को बार बार गिनता रहता है। यानी कि जो पैसे होते हैं, मनी होते हैं, बार बार नोटों को गिनना, बार बार सिक्कों को गिनना। तो बार बार वो हाथ को, जैसे कि जो कई व्यक्ति होते हैं जिनको मुंह पे मारते हुए आपने देखा कि बार बार मुंह पे हाथ मार रहे हैं, फेर रहे हैं। ठीक है, और बार बार जो व्यक्ति होते हैं वो अपने मुंह को भी धोते रहते हैं। और चौथा हमारा है OCD से ग्रसित व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा धार्मिक बन जाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति होता है ना काफ़ी ज़्यादा मंदिर में पूजा पाठ करता है, इधर उधर हर एक मंदिर जाता है, हर एक मस्जिद जाता है, तो वहाँ पर जाकर के ना पूजा पाठ करना, धार्मिक रूप से धार्मिक बन जाना, मतलब बिल्कुल एक हिसाब से, तो उसके बारे में बताया गया। ठीक है, और ईश्वर को बार बार ईश्वर की प्रार्थना करना, उसके बारे में बताया गया कि आखिरकार जो ईश्वर होते हैं ना उसकी बार बार प्रार्थना करना, बार बार ईश्वर जपते रहना। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। जो इसे ही मुख्य रूप से OCD व्यक्ति करते हैं, जो मुख्य रूप से ऐसे ही कार्य करते रहते हैं, जो बार बार कामों को दोहराते रहते हैं। कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा अपने समाज में रहते हुए, कई बच्चों को भी आपने देखा होगा कि बार बार जो पढ़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं, एक ही शब्द को बार बार बोलते रहते हैं, एक ही मतलब नोटों को गिनते रहते हैं, बार बार हाथ धोते रहते हैं, बार बार। कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं OCD के कारण। OCD के क्या कारण होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। पहला है दूषित वातावरण के कारण। यानी कि जो वातावरण है हमारा काफ़ी ज़्यादा दूषित होने के कारण इसकी वजह से जो व्यक्ति होता है काफ़ी ज़्यादा उसको परेशानी आती है। और संक्रमण स्टोकस नामक बीमारी होने के कारण। यानी कि स्टोकस एक नामक बीमारी है जो कि ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए जो होती है हानिकारक बीमारी, काफ़ी ज़्यादा परेशानी डालने वाली बीमारी है कि बार बार जो चीज़ होते हैं, बार बार जो काम होते हैं ना उसको दोहराने वाली एक तरीके की बीमारी होती है, उसको कहा जाता है। ठीक है, और आनुवंशिक बीमारी, यानी कि जो परिवार में जो आनुवंशिक रूप से बीमारी है तो उसके कारण भी हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है फोर्थ का पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ आए हो। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोग को वीडियो कैसे लगा। और जो भी इसके बाकी इसके पास पार्ट बचे हैं बाकी, तो आने वाले सेकंड पार्ट में वीडियो जो है पूरी तरीके से जो चैप्टर हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, पार्ट 2 में कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं, 2-3 टॉपिक्स होंगे, तो उसमें हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, बाकी हमारे इकोनॉमिक्स वाली वीडियोस जो हैं वो पूरी कंप्लीट हो गई हैं और उसके भी न्यूमेरिकल के पार्ट थोड़े बहुत रह रहे हैं, तो उसको भी कंप्लीट हम करवा देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आए। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।